अस्सलाम वालेकुम। हैदर वाइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी परछाई का दूसरा हिस्सा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रमज़ान के बारे में मेरे ख्यालात पहले ही अच्छे नहीं थे, अब और ख़राब हो गए। लेकिन बहरहाल इस वक्त इन बातों पर गौर नहीं किया जा सकता था। दोपहर को खाने के वक्त रमज़ान मौजूद था। मुझे देखकर मुस्कुराया और शाहिदा की तरफ देखकर बोला, शाहिदा ये लोंडा खुश है ना? मैं क्या जानूं, वो बोली और रमज़ान ने हाथ रोक लिया। तो और कौन जानेगा। रमज़ान गुर्राया और छीमे यानी शाहिदा सहम गई। मेरा मतलब है तुम इनसे तो पूछो। क्यों सरवर तो खुश है ना? हाँ रमज़ान भैया मैं बहुत खुश हूँ, तुम बड़े अच्छे इंसान हो। मेरी इस बात पर रमज़ान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। नेक होगा तो खुद, आइंदा ये गाली मुझे मत देना बेटे, ये कराची है, यहाँ नेक होना सबसे बड़ी गाली है। जो नेक है वो भीख मांगता है, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाता है, लियारी की झोंपड़ियों में रहता है। उसके घर के तमाम लोग बीमार होते हैं और उनकी दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। समझा, वो ज़िंदगी पर बोझ होते हैं और ज़िंदगी उन पर बोझ। फिर तू मुझे ये गाली क्यों देता है? मैं हैरत से रमज़ान की शक्ल देखने लगा। छोड़ खाना खा, थोड़े दिन के बाद तेरे को सब मालूम हो जाएगा। कल से काम शुरू करना है तुझे। ठीक है रमज़ान भाई, मैंने जवाब दिया और खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया। दूसरे दिन रमज़ान ने मुझे एक दूसरे शख्स के सुपुर्द कर दिया जिसका नाम मजीद था। मजीद इसे सेक्टर नंबर 4 के अड्डे पर दिखा दे, सेक्टर 4 की सप्लाई कल से ये करेगा। ठीक है, मजीदे ने कहा और मैं मजीदे के साथ बाहर निकल आया। मजीदा काफ़ी हंसमुख आदमी था। वो मुझे रास्तों के बारे में बताता गया। बसों में सफ़र किया और घर से बाहर की कराची मुझे वाकई पसंद आई। यहाँ ज़िंदगी की बेशुमार दिलचस्पियाँ थीं। मजीद मेरी सवालात पर दिल खोल कर हंसता। यहाँ तो हर जगह मेला रहता है, क्या इन लोगों को घरों में कोई काम नहीं? मैंने पूछा। काम तो घरों से बाहर होते हैं यार, मजीद ने जवाब दिया। हाँ यार, मेले में इतनी रौनक नहीं होती थी गाँव में। तुम्हारे यहाँ की क्या बात है? मैं मजीद के समझाए हुए रास्ते जहन नशीन करने लगा। मैं बहरहाल होशियार था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। बिल्डिंगों और हंगामों के इस शहर की रोशनियां और रंगीनियां अब मेरे इल्म में आ रही थीं और इनसे वाकिफ़ होने के बाद कराची मुझे बुरा नहीं लगा। दोपहर के खाने के वक्त तक हम वापस आ गए। क्यों बे पटोले, कैसी लगा कराची? अच्छा है रमज़ान भाई, अब तूने काम सीख लिया है। भैया भैया का रिश्ता ख़त्म, अब मुझे दादा कहा कर। दादा? मैं हंस पड़ा। मगर तुम तो मेरे बाप से भी छोटे हो। क्या मतलब? दादा कहाँ से हो गए मेरे? अरे उल्लू के पट्टे, दादा बदमाश को बोलते हैं। मगर तुम तो नेक आदमी हो रमज़ान भाई, तुमने मेरी मदद की है, वरना यहाँ तो मैं बेसहारा था। अब फजूल की बहस किए जाएगा, बस जो कहा गया है वही ठीक है। और इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि मैं अच्छा आदमी हूँ। दूसरी बार तूने मुझे नेक कहा है, तीसरी बार मुँह से ये लफ्ज़ मत निकालना। रास्ते याद हो गए ना तुझे? हाँ जी, जो मजीद ने बताए वो रास्ते याद हो गए। बस ठीक है, आराम कर, रमज़ान ने कहा और वहाँ से चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गया। वैसे मैं खुश था। मुझे यहाँ यूँ लग रहा था जैसे मैं अब बहुत जल्द बड़ा आदमी बन जाऊँगा और न जाने कितने ख्वाब मेरी आंखों में लहराने लगे। उन ख्वाबों में डूबा हुआ था कि वो शाहिदा आ गई। मैं उठकर बैठ गया। थक गए हो सरवर? उसने प्यार भरे लहजे में कहा। अरे नहीं जी, थकने का क्या काम, और फिर चलना तो बिल्कुल नहीं पड़ता यहाँ, जबकि अपनी बस्ती में तो मुझे 20-20 कोस तक पैदल चलना पड़ता था। पाँव दबा दूं? छीमे ने पाइंती पर बैठते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रही हो? मैं उछल पड़ा। मैंने कब कहा कभी पाँव दबाने को? आज दबा लो, बड़े मोहब्बत लहजे में बोली। क्यों? बस मेरा दिल चाहता है। ईमान से छीमे, मेरी गुदगुदी होती है, तुम रहने दो, ऐसे ही बैठो। और ये बताओ कि मैं तुम्हें शाहिदा कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस मुझे तुम्हारे नाम से मोहब्बत है। छीमे, क्या तुम दोबारा अपनी बस्ती में जाओगी? ओ माफ़ करना, मैंने तुम्हें फिर छीमे कह दिया, मैं तुम्हें शाहिदा कहूँगा। वो कहने लगी, मैं इस वक्त इस काबिल नहीं, अपनी बस्ती को मैं अपने वजूद से गंदा नहीं करना चाहती। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। उस औरत की हालत देखकर मुझे दुख होता, लेकिन मेरी खुद क्या औकात थी। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर मैंने पूछा, रमज़ान क्या कर रहा है? कहने लगी, सो रहा है। वैसे उसे अब मेरी फिक्र नहीं। शुरू के कुछ दिनों में मैं उसके लिए दिलकश रही, बस अब तो मैं सिर्फ उसकी ज़रूरत हूँ। मैंने कहा, वो तुमसे कुछ नहीं कहता? वो अब एक मामूली आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। शहर में उसके कई मकान हैं, एक होटल भी है और बहुत कुछ है। शहर में उसकी कई औरतें रहती हैं जिनसे वो दिल बहलाता है और उनका खर्च उठाता है।
और फिर वो यहाँ क्यों रहता है? वो उलझे हुए अंदाज में बोली, यहाँ उसे काम जो होता है। मैंने कहा, कौन सा काम? ये मुझसे मत पूछो, उसके काम करने हैं, तुम खुद ही सब कुछ जान जाओगे, उसने जवाब दिया और मैं भी खामोश हो गया। दूसरे दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। काम कोई ख़ास नहीं था। पहले मैं एक ख़ास किस्म का थैला लेकर एक दुकान पर गया जहां वो शख्स मौजूद था जिससे पहले दिन मेरी मुलाकात कराई गई थी। उसने मुझसे सलाम दुआ की और फिर अंदर ले गया। फिर थैला मैंने उसके सुपुर्द किया और उसने मुझे 300 रुपये दिए और फिर बोला, कल के लिए 6 का ऑर्डर है, दादा को बता देना। मैंने गर्दन हिलाई और वापस कब्रिस्तान आ गया। रमज़ान मौजूद था। मैंने पैसे उसे दिए और दुकानदार की बात दोहराई। ठीक है बेटा, अब तुम बड़ी क्रेट ले जाओ और 3 दुकानों पर घूम आओ, जो जितना माल ले दे आना और पैसे नकद। अगर कोई साला उधार की बात करे तो मना कर देना। मगर दादा, मुझे कीमत कैसे मालूम होगी? एक बोतल 30 रुपए की, बस ये हिसाब से। ठीक है, तो इसमें बोतलें होती हैं। अबे हाँ, घामड़ कहीं के, बस अब जल्दी कर। सेक्टर नंबर 4 पूरा करना है, मगर होशियारी से, बड़ों की निगाहों से बचकर। ठीक है दादा। मैंने गर्दन हिलाई और दोबारा निकल गया। रास्ते में मैंने उन बोतलों को देखा जिनमें रंगीन पानी भरा हुआ था। न जाने क्या चक्कर था। बहरहाल मैंने दादा की हिदायत के मुताबिक बोतलें सप्लाई कर दी और रकम वसूल करके वापस आ गया। शाम को 4 बजे तक मैंने अपना काम मुकम्मल किया और तकरीबन 1000 रुपये वसूल करके दादा को दिए। आखिरी बार जब मैंने दादा को पैसे दिए तो वो मुस्कुराया। जानता है आज तूने क्या कमाया? उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 1000 रुपये का माल बेचा है तूने, 3% तेरा, यानी 30 रुपये। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। उस वक़्त 30 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। जितना काम बढ़ाएगा इतना ही ज़्यादा कमाएगा। कैसा धंधा है? उसने 10-10 के 3 नोट मेरी जानिब लहरा दिए और मेरा दिल धक से रह गया। एक दिन की कमाई 30 रुपये, वो आज के 3000 के बराबर था, जबकि मेरे बाप को चौधरी साहब के यहाँ काम करने की महीने की तनख्वाह 50 रुपये मिलती थी। मैंने लरसते हाथों से नोट थाम लिए। मगर दादा, मैंने आहिस्ता से कहा, कम लग रहे हैं। दूसरों को 5% देता हूँ, मगर तूने आज काम शुरू किया है, बाद में बढ़ा दूंगा। ये बात नहीं है दादा। फिर क्या बात है? ये पैसे रहने दो, मैं यहाँ रहता हूँ, खा रहा हूँ। इतने से काम के पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। अरे बड़ा साला नेक बनता है। अबे मैंने कह दिया कि यहाँ आया है तो आदमी बन आदमी। नेक बनने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ मिलेगा। खाना और रिहाइश मुफ्त है तेरी। देखता जा तुझे क्या से क्या बना देता हूँ। रख ले पैसे और ऐश कर। कराची बड़े ऐश की जगह है। रमज़ान ने कहका लगाकर मेरे कंधे पर हाथ मारा और मैंने एहसानमंद निगाहों से देखते हुए पैसे जेब में रख लिए। उस शख्स के बारे में मेरे दोहरे ख्यालात थे। मेरे जिस तरह वो काम आया था उसकी वजह से मैं उसका एहसानमंद था, लेकिन छीमे ने जो कुछ उसके बारे में सुनाया था उसके मुताबिक वो एक ख़राब आदमी था। बहरहाल दूसरे दिन से मैंने नहायत तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया। आज रमज़ान ने मुझे हिदायत भी नहीं दी और मैंने खुद काम किया। रमज़ान 11 बजे के करीब चला गया। शाम को जब वह वापस आया तो मैंने 1600 रुपये उसके हाथ पर रखे और उसने 48 रुपये मुझे दिए। 2 ही दिन में मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए। खाने में भी एक पैसा खर्च नहीं हुआ। दूसरा भी कोई खर्च नहीं था। मैं पूरी लगन से काम करने लगा। अभी तक मैंने कराची का एक मखसूस इलाका देखा था। रमज़ान के लिए बहुत से लोग काम करते थे, लेकिन मैं अभी सेक्टर नंबर 4 में था। अलबत्ता मेरी खुशनसीबी थी कि इस इलाके में माल की सप्लाई बढ़ गई और सिर्फ एक हफ्ते में मेरी जेब में 400 रुपये से भी ज़्यादा जमा हो गए। मैंने ये रकम छीमे के पास रखवा दी। उस दिन जब मैंने पैसे छीमे को दिए तो वो मुस्कुराते हुए बोली, ये पैसे क्यों जमा कर रहे हो? बस छीमे, 500 रुपये पूरे हो जाएं तो घर भिजवा दूंगा। तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप को पैसों की कितनी ज़रूरत है। मेरी बहनें जवान हैं, उनकी शादी की फ़िक्र है मुझे। अच्छा, बड़ा नेक इरादा है। तो ये पैसे कब भिजवाओगे? मैंने कहा 2 दिन के बाद 100 रुपये और जमा हो जाएं तो फिर तीसरे दिन डाकखाने चला जाऊंगा। थोड़ा सा नेक काम मुझे करने दोगे? वो बोली, क्या मतलब? मेरी तरफ से इन पैसों में थोड़ा सा इजाफा कर लेना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतने एहसानात ना करो मेरे ऊपर कि मैं इनके बोझ तले दब जाऊं। तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं तो अपनों में शामिल होना चाहती थी। इस दुनिया में मेरा है ही कौन? क्या तुम भी मुझे ये हैसियत नहीं दोगे? तो कोई ख़ास बात तो नहीं होगी। खुदा की कसम ये बात नहीं छीमे। तो फिर थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो, उसने इल्तिजा अमेज़ लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो जब तुम पैसे जमा करने जाओ तो मुझे बता देना, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। 2 दिन के बाद पूरे 500 रुपये हो गए और मेरे दिलो दिमाग की हालत अजीब थी। गांव से आए हुए मुझे अभी सिर्फ 14 दिन हुए
और इन 14 दिनों में मैं 500 रुपये रवाना कर रहा था। एक ऐसी नाकाबिले यकीन बात जिस पर खुद मुझे भी यकीन नहीं था। लेकिन जब मैं जाने लगा और छीमे ने कुछ मुझे दिया, उसे देख कर तो मेरे औसान ही खता हो गए। उसने मुझे पूरे 2500 रुपये दिए। ये हो गए पूरे 3000। बस अब तुम जल्दी भाग जाओ और मनी ऑर्डर की रसीद लाकर मुझे दिखाओ। मगर मैंने अजीब से लहजे में कहा, छीमे ये देखो तुम वादा कर चुके हो। वो अजीब से लहजे में बोली। मैंने कहा, यह बहुत बड़ी रकम है। कहने लगी, मेरे पास भी बेकार पड़े हैं। रमज़ान को किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो ले जाएगा, और जो रकम वो मुझसे लेता है वो कभी वापस नहीं करता। इस तरह किसी के काम आ जाएंगे। बस अब जाओ। और मैं ये रकम लेकर पोस्ट ऑफिस चल पड़ा। 3000 रुपये का मनी ऑर्डर घर भिजवा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, न जाने मेरे वालिदैन क्या सोचेंगे। मैंने पैसे मनी ऑर्डर कराए और फिर बाहर बैठे हुए शख्स से एक ख़त भी लिखवाया। प्यारे अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से रुखसत होकर मैं खैरियत के साथ कराची पहुंच गया। मेरी खुशकिस्मती और आपकी दुआओं से मुझे फ़ौरन नौकरी मिल गई। बहुत अच्छे आमदनी है। मैं 3000 रुपये भेज रहा हूं। आप ज़िम्मेदार साहब के पैसे वापस कर दें और बाकी पैसों से आपका जो दिल चाहे कीजिए। मैं बहुत जल्द आपको और पैसे भेजूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करें। और हाँ, अपना पता बाद में आपको लिखूंगा। ज़िम्मेदार साहब को मेरा सलाम कहिएगा। अम्मा को भी सलाम और दोनों बहनों को प्यार। आपका ताबेदार बेटा सरवर अली। खत डालते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आंसू पोंछता हुआ बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। रमज़ान मौजूद नहीं था। छीमे ने रसीद देखी और पूछा, कोई ख़त भी लिखा? हाँ, खैरियत का ख़त लिख दिया है। तुम्हारा पता क्या है, मुझे लिखवा दो। मैंने पूछा, छीमे तुमको लिखना आता है? वो कहने लगी, मैं उर्दू लिख और पढ़ लेती हूँ। तब तो तुम मेरे ख़त लिख दिया करो। मुझे तो यहाँ का पता नहीं मालूम, वरना ख़त में लिख देता। आइंदा तुम ख़त लिख देना और यहाँ का पता भी लिख देना। उसने कहा, ठीक है। मेरा ख्याल है तुम भी कुछ थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लो। बड़ा दिल चाहता है छीमे, मगर कोई मुश्किल काम नहीं, थोड़ा बहुत तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। कल जब बाज़ार जाओ तो जो मैं लिखूं वो ख़रीद कर ले आना। मैंने पूछा, एक बात बताओगी? वो कहने लगी, क्या? ये रमज़ान दादा मेरे हाथ क्या चीज़ भेजते हैं, मुझे तो आज तक मालूम नहीं हुआ। तुमने खुद कभी नहीं सोचा? वो पूछने लगी। नहीं, मैं क्या सोचूं भला? मैंने मासूमियत से कहा। चलो तुम थोड़े दिन सब्र करो, खुद ही जान जाओगे। मैंने कहा, तुम अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बताओगी? चलो कोई हर्ज नहीं, कभी ना कभी तो मुझे मालूम होगा। मैंने हंसकर कहा और वो खामोश हो गई। लेकिन सारे ही राज मुझ पर खुलते जा रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई और मैं उठकर बाहर चला आया। बाहर बड़ा खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। तारीकी में डूबा हुआ कब्रिस्तान बड़ा अजीब लग रहा था। मुझे एक दरख्त के नीचे रोशनी नजर आई और मैं उसे गौर से देखने लगा। दरख्त के नीचे एक बड़ी सी सफ़ेद कब्र थी। मुमकिन है उस कब्र पर किसी ने चिराग जलाया हो, लेकिन रोशनी एक लम्हे के लिए होती और फिर बुझ जाती। मैं हैरान रह गया। फिर रोशनी से एक परछाई बरामद हुई और बाहर आ गई। रोशनी फिर बुझ गई। एक लम्हे के लिए तो मेरे बदन में खौफ की लहरें दौड़ गईं। सैकड़ों ख्यालात मेरे जहन में आने लगे और मैं कुरानी आयात पढ़ने लगा। लेकिन जो कुछ हुआ, जो परछाई वहां से निकली, उसने माचिस जलाई और फिर सिगरेट सुलगा कर कश लेने लगा। पाक रूहें तो सिगरेट नहीं पीती, मैंने सोचा, और देर तक सिगरेट के जलते हुए सिरे को मुतहर्रिक देखता रहा। जो कोई भी था दरख्त से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। फिर उसने सिगरेट बुझा दिया और फिर रोशनी हुई और परछाई कब्र में घुस गई। देर तक मैं कशमकश में रहा। दिल चाह रहा था कि करीब जाकर देखूं। हल्का सा खौफ भी था, लेकिन तजस्सुस खौफ कर गालिब आ गया और मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं दरख्त के नीचे पहुंच गया। कब्र के रखनों से रोशनी उभर रही थी। बड़ी अनोखी कब्र थी। हिम्मत करके मैंने उसे टटोला। एक कुंडा सा लगा हुआ था। मैंने उसे पकड़कर खींचा तो कब्र का ढक्कन इतनी आसानी से उठ गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। वो पत्थर और सीमेंट के बजाय किसी और हल्की चीज़ का बना हुआ था। मैं एकदम रोशनी से नहा गया, लेकिन नीचे लोहे की एक सीढ़ी देखकर मेरी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। अब इस पूरे राज को मालूम किए बगैर वापस जाना मेरे बस की बात नहीं थी। चुनाचे मैं कब्र में उतर गया। सीढ़ी नीचे तक जा रही थी और उसके बाद जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुकने लगी। बहुत बड़ा कमरा था जिसमें अजीबो-गरीब चीज़ें लगी हुई थी। 8-10 आदमी वहाँ काम कर रहे थे। आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, लेकिन रमज़ान दादा भी वहीं मौजूद था। और फिर किसी ने मुझे देख लिया और अचानक सारा काम रुक गया। रमज़ान दादा सांप की तरह पलटा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन फिर वो किसी कदर झंझला गया और मेरे नज़दीक पहुंच गया। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? उसका लहजे में बड़ा गुस्सा था। वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी दादा।
वो हरामजादी भी तुम्हें नहीं सुला सकी? गलती हो गई दादा, बाहर निकल आया था। कब्रिस्तान में एकदम रोशनी नजर आई और मैं यहाँ चला आया। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने पूछा, कौन है ये दादा? उल्लू का पट्ठा यहीं रहता है। मगर ये तो अच्छा नहीं हुआ दादा, गलत आदमी ना हो। अरे बकवास मत करो, मैं इसे जानता हूँ। बेवकूफ़ ना होता तो अंदर किस तरह आ जाता, रमज़ान ने कहा। मगर दादा अब तो ये साला। ठीक है, तुम अब लोग अपना काम करो और तुम मेरे साथ आओ, दादा, रमज़ान ने मुझसे कहा और मैं उसके पीछे बाहर निकल आया। तुमने जो हरकत की है उसके बदले तुम्हारी गर्दन काटी जा सकती है। मगर दादा मैंने तो। जिंदा रहना चाहते हो या ठंडा कर दूं? दादा ने गुर्रा कर कहा। गलती हो गई, आइंदा इस तरफ कभी नहीं आऊँगा। मगर दादा आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा और कुछ देर वो सोचता रहा, फिर बोला, समझ में नहीं आता तेरे साथ क्या करूं। सुन, आइंदा सिर्फ अपने काम से काम रख, जितना बताया जाए उतना ही कर, वरना इन कब्रों में खामोशी से एक कब्र तेरी भी बन जाएगी। पहली और आखिरी बार माफ़ कर रहा हूँ। मैं वहाँ से चला आया, लेकिन वो अजीबो गरीब कब्र बुरी तरह मेरे जहन से चिपक गई। कब्रें इसी तरह तो खाली नहीं होती। उस कब्र के नीचे क्या हो रहा था, न जाने कब तक इसी ख्याल में डूबा रहा। फिर नींद आ गई। दूसरे दिन रमज़ान का मिजाज खासा ख़राब था। सुबह को उसने नाश्ते पर मुझे बुलाया और सख्त निगाहों से देखकर बोला, रात को सरवर जो तुमने हरकत की है उसके नतीजे में होना तो ये चाहिए कि मैं तेरी ज़ुबान काट दूं, हाथ तोड़ दूं और आंखें फोड़ कर किसी चौराहे पर भीख मांगने के लिए बिठा दूं। लेकिन साले न जाने क्यों मुझे तुझ पर रहम आता है। मैंने कहा, दादा मैं माफ़ी मांग चुका हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरा यहाँ आना पसंद नहीं करोगे और ये मेरे बात इल्म में होती कि वो कोई ऐसी जगह है तो फिर मैं कभी ना जाता। मेरे साथ आदमी बिगड़ रहे हैं, वो सब तुझे कत्ल कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह वो भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। मगर ऐसी क्या ख़ास बात है दादा? है या नहीं, लेकिन एक बात तो अच्छी तरह जान ले, अगर कभी तेरी ज़बान से किसी के सामने कुछ निकल गया तो फिर तुझे बचाना मेरे बस से बाहर होगा। वैसे भी साला अफसर तब्दील हो गया है। कौन सा अफसर? मेरे बजाय छीमे बोल पड़ी। वही अपना यार जो आड़े वक्त में काम आता था। अब नया अफसर आया है, उसे हटाने में भी वक्त लगेगा। और वो कहाँ गया? छीमे ने पूछा। पता नहीं कहाँ गया, क्या अब मैं ड्यूटी इंचार्ज लगा हूँ? रमज़ान फाड़ खाने वाले लहजे में उसे देखकर बोला, तो वो खामोश हो गई। तूने सुन लिया कान खोलकर? रमज़ान फिर मुझसे बोला। अब कितनी बार कहूँ दादा, मान भी जाओ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैंने किसी कदर मुंह बनाकर कहा और रमज़ान खामोश हो गया। बात आई गई होगी, मैंने हस्बे दस्तूर अपना काम जारी रखा। दूसरे हफ्ते में भी मेरे पास 600 रुपये जमा हो गए। रमज़ान हिसाब किताब का ठीक था। शुरू में मुझसे नाराज़ रहा, लेकिन फिर ठीक हो गया। मेरी तरक्की हो गई। चुनाचे दादा ने मेरा कमीशन भी बढ़ा दिया। इससे अच्छा काम मुझे ज़िंदगी भर नहीं मिल सकता था। एक दिन दादा बहुत खुश था, किसी कदर नशे में था। मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कराची देखा? बस इतना ही देखा दादा जितना तुमने दिखाया है। तो घर में क्यों घुसा रहता है? बाहर निकल साले कंजूस कहीं के। बस छीमे ही के कलेजे से लगा रहता है। अबे कराची शहर बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत कुछ है, दादा ने मुझसे कहा। किसके साथ जाऊं दादा? अरे हाँ, नखरे तो साले लोंडियों की तरह करता है। अबे कपड़े बना, ऐश कर, पैसे जमा करने के लिए उम्र पड़ी है। गाना सुनने चलेगा? हाँ दादा, अगर ले चलोगे तो ज़रूर चलूँगा। शाम को तैयार रहना, उसने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। छीमे भी इस गुफ्तगू के दौरान मौजूद थी। जब दादा चला गया तो उसने पूछा, जाओगे रमज़ान के साथ? हाँ, कराची देखने को बहुत दिल चाहता है, किसी का साथ ज़रूरी है। क्यों, तुम ये सवाल क्यों पूछती हो? वहाँ से वापस आओगे तो पूछूंगी, छीमे ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर मेरे लाख पूछने पर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। शाम को मैंने अपने साफ कपड़े पहने और रमज़ान के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। रमज़ान ने भी रंगीन कपड़े पहन लिए, मूँछों पर ताव दिया और पूरी तरह तैयार हो चुका था। मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर मेरे साथ बाहर निकल आया। कब्रिस्तान से काफ़ी फासले पर एक सड़क थी। इस सड़क पर पहुंचकर उसने एक टैक्सी को इशारा किया और टैक्सी नज़दीक आकर रुक गई। रमज़ान ने उसे किसी जगह का पता बताया। रमज़ान टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोला और मुझे भी नज़दीक बैठने का इशारा किया। टैक्सी चल पड़ी और मेरे काम के सिलसिले में मुझे जितना इलाका सौंपा गया था, उसके बाद आज पहली बार मैं कराची के कुछ दूसरे हिस्से देख रहा था। टैक्सी का सफ़र खासा लंबा था। फिर वो ऐसे बाज़ार में आकर रुक गई जहाँ बहुत रश था। चारों तरफ से गाड़ियाँ, ट्रक, बसें आ जा रही थीं। ये सड़कें कराची की दूसरी निस्बत बहुत कम चौड़ी थीं और यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही गहमा गहमी थी।
रमज़ान मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। फिर वो एक अजीब से इलाके में पहुंच गया। गाना बजाने की आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। छोटे दरवाज़ों पर पड़ी हुई चिकों के पीछे रंगीन चेहरे न जाने किसे इशारे कर रहे थे। रमज़ान मुस्कुराता आगे बढ़ता रहा। फिर वो एक सीढ़ियों के पास रुक गया। आ जा भाई पटोले, उसने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर घसीटते हुए कहा और मैं उसके साथ ऊपर चला गया। अजीब सी जगह थी। 4 दरवाजे थे जिनके सामने जूतों के अंबार लगे थे। उनमें से एक दरवाजे से रमज़ान अंदर दाखिल हो गया। अंदर से हारमोनियम और तबले की थाप सुनाई दे रही थी। मैंने बड़ी अजीब सी निगाहों से उस माहौल को देखा। कई तमाशबीन बैठे थे और एक रकासा उनके दरमियान नाच रही थी। साजिंदे साज बजा रहे थे और कुछ नाचने वालियां बैठी थीं और जो गाना हो रहा था, न जाने क्यों मुझे माहौल ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक महसूस हुआ। चौधरी के बेटे की शादी में भी गाने बजाने का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ मैंने ये सारी बातें महसूस नहीं की। यहाँ का माहौल तो कुछ ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गया। बड़े दिनों के बाद आए हो रमज़ान दादा, एक औरत जो खासी उम्र रसीदा थी रमज़ान के पास बैठते हुए बोली। फुर्सत ही कहाँ मिलती है, बस तेरी याद खींच लाई, रमज़ान ने जवाब दिया। उस औरत ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये कौन है? अरे भाई पटोला है, रमज़ान प्यार से मेरी जानिब देखकर मुस्कुराया। खूब, जब तुम्हारा पटोला है तो हमारा भी है। औरत ने मुस्कुराकर मेरा रुखसार नोच लिया और मैं अजीब कैफियत का शिकार हुआ। मेरा दिल इस माहौल को कबूल नहीं कर रहा था। एक अजीब सी घुटन का एहसास था, लेकिन मुझ में उठकर भागने की हिम्मत भी नहीं थी। रमज़ान ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर बाहर रख ली। उन नोटों में से एक नोट फाड़कर रकासा की तरफ इशारा किया और रकासा उसके सामने पहुंच गई। गाने के वो बोल जो दोहरा रही थी हमारे सामने दोहराने लगी, लेकिन उसका अंदाज बड़ा बेहिजाब था। मेरी आंखें शर्म से झुक गई और मैंने दिल में सोचा कि सही मायनों में ये जगह बैठने के काबिल नहीं। चीमें ठीक ही कहती थी। एक के बाद एक गाना होता रहा। नाचने वालियां आती रहीं और अदाएं लुटाती रहीं। तमाशबीन उस पर नोटों की बारिश करते रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन सारी बातों से क्या फ़ायदा था, सिवाय इसके कि दौलत ज़ाया की जा रही थी। रमज़ान ने जितनी दौलत उस रकासा को दी, मेरा ख्याल है इतनी दौलत से तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बन सकती थी। मैंने फ़ैसला कर लिया, अगर रमज़ान दोबारा इस तरफ आएगा तो मैं उससे साफ इनकार कर दूंगा। रात का 1 बज गया था। रमज़ान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पसंद आई कोई? मैंने अहमकाना अंदाज में मुंह खोलकर कहा, क्या? अरे जो पसंद आई है उस पर हाथ रख दे, उठाकर ले चलेंगे, रमज़ान ने कहा और मैं चौंक गया। मगर क्या चीज़ दादा? मैंने बखलाए अंदाज में कहा और रमज़ान का कहका गूंजा, अबे साले, घामड़ का घामड़ ही रहेगा। इनमें से कोई लौंडिया तुझे पसंद नहीं आई? उसने सवाल किया। नहीं दादा, वापस चलो, साला छीमे का ही होकर रह गया, रमज़ान ने तंजिया अंदाज में कहा और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। टैक्सी जब कब्रिस्तान की तरफ दौड़ रही थी तब मैंने रमज़ान से कहा, दादा मैंने तुमसे एक बात कही थी। क्या? तुमने कहा था दादा कि मैं छीमे का होकर रह गया हूँ। हाँ हाँ, तो और क्या? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, छीमे में क्या रखा है? बाहर निकल कर देख, दुनिया में तमाशे की क्या क्या चीज़ें हैं, रमज़ान ने अजीब से अंदाज में कहा और मैं उसकी सूरत देखने लगा। लेकिन दादा मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैंने एक एतमाद से कहा तो वो मेरी तरफ देखने लगा। बता, क्या बताना चाहता है? मैंने छीमे को हमेशा तुम्हारी औरत समझा है और दादा मेरे ज़मीर ने कभी इस बात को कबूल नहीं किया कि मैं तुम्हारी औरत पर बुरी नज़र डालूं। अगर कभी ये बात साबित हो जाए कि मैं छीमे से कोई बदसलूकी की है तो खुदा की कसम अपनी आंखें हाथ से निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। दादा ने हैरत से मुझे देखा। अबे गधे, ये तुझसे किसने कहा कि छीमे मेरी औरत है? रमज़ान दादा ने कहा हो या ना हो, मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा और ये फैसला कर लिया कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है। दादा पहले तो मैं उसे तुम्हारी बीवी समझता था और जब मैंने उसे तुम्हारी बीवी समझ लिया तो फिर उसकी तरफ गलत निगाहों से देखने का क्या सवाल। अरे दादा की 32 बीवियां हो मगर एक भी नहीं है। और सुन, अगर मेरे दिल में उतर गया तो 32 की 32 तेरी। वैसे तो तूने अच्छे जज्बे का इजहार किया, मैं इससे खुश हुआ, रमज़ान दादा ने कहा। टैक्सी कब्रिस्तान में रुक गई और रमज़ान बिल अदा करके मेरे साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों घर में दाखिल हो चुके थे। छीमे जाग रही थी। खाना ले आऊं? उसने पूछा। मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसे खिलाओ और सुन, दादा ने कहा और छीमे उसे देखने लगी। ये जवान पसंद नहीं आया तुझे? छीमे ने अजीब से लहजे में पूछा। क्यों? दादा ने हंसते हुए कहा और छीमे ने गर्दन हिला दी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। दादा बाहर निकल गया और छीमे शायद बावर्ची खाने की तरफ। थोड़ी देर के बाद वो खाना ले आई। ज़रूरत से ज़्यादा खामोश थी। मेरी तरफ देखकर बोली, खाना खा लो। मैंने कहा, तुमने खा लिया छीमे? हाँ।
मेरे साथ थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं खा चुकी हूँ। फिर मैं भी नहीं खाता, मैंने कहा, और वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। ले जाऊँ उठाकर? हाँ। और चीमे ने खाने की ट्रे उठाई और बाहर निकल गई। मैं जानता था कि वो गलतफहमी का शिकार है, लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गई। उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर मेरी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी और फिर उसने अजीब सी हरकत की। वो खुद सुपुर्दगी के आलम में मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कहा, चीमे, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहता। मैं कल ये जगह छोड़ दूँगा। वो कहने लगी, क्यों? तुम ही तो मेरी दोस्त थी, तुम ही तो मेरे करीब थी। अगर तुझे भी मुझसे ज़्यादा दूसरों पर एतबार है तो ठीक है। क्या मतलब? चीमे चौंक कर पड़ी। मैंने रमज़ान से कोई शिकायत नहीं की। फिर उसकी आवाज़ हलक में अड़ने लगी। मैंने एक बार भी आंखें नहीं खोली थी। वो खुद ही बकवास कर रहा था क्या? वो जहाँ गया था चीमे, वो बहुत बुरी जगह थी। ऐसी बेहया औरतें वहाँ मौजूद थीं कि मेरी तबीयत घबराने लगी। जब गाना ख़त्म हो गया तो रमज़ान ने कहा कि मैं इनमें से किसी को पसंद कर लूँ। मैंने मना कर दिया। तब उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो चीमे का होकर रह गया हूँ। इस पर मैंने ये बात कही थी, चीमे, मैं इससे आगे कुछ न कह सका। वो भी एक लम्हे के लिए वहीं जमी खड़ी रही। फिर वो पूरी की पूरी मुझसे लिपट गई। उसके बाद उसने मेरे पलंग से छलांग लगा दी। मैंने करवट बदली। फिर चंद घड़ियों के बाद उसने मेरे नज़दीक बैठकर मुझे पुकारा, सरवर, मैं तुझसे नाराज़ हूँ चीमे, माफ़ कर दे, सिर्फ एक बार माफ़ कर दे। बस पागल हो गई थी, मुझसे भूल हो गई कि तेरा नाम सरवर है और ये नाम कभी गंदा नहीं हो सकता। बस मुझे एक बार माफ़ कर दे, आइंदा तुझे शिकायत नहीं होगी। मैं तेरे कदमों से लिपट कर तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। उसने मेरे पैरों पर सर रख दिया और मैं मौन हो गया। वादा करती हूँ सरवर, और ये मेरा ईमान है, उसने जज्बाती लहजे में कहा और मैंने आंखें खोल दी। महीना पूरा हुआ तो मैंने फिर 1500 रुपये का मनी आर्डर गाँव कर दिया। बाकी पैसे मैंने अपने खर्च के लिए रख लिए, जिनसे मैंने चंद जोड़े कपड़े बनवाए और कुछ दूसरी चीज़ें भी खरीदी। इस सिलसिले में रहनुमाई वही मेरी करती थी। वो मेरा बड़ा ख्याल रखती, मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना और ऐसे ही दूसरे काम। मेरा हुलिया ही बदलता जा रहा था। रमज़ान के काम में अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अलबत्ता उस रात जब मैं मसनूई कब्र में उतर गया था और रमज़ान को मेरे बारे में तशवीश हो गई थी, वो भी दूर हो गई, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिससे उसे ख़तरे का एहसास होता। फिर एक दिन मैं ऑर्डर की बोतलें लिए हुए एक दुकान पर पहुंचा। उस दुकानदार, जिसका नाम गफूर था, चंद लोगों के साथ अजीब सी शक्ल बनाए खड़े था। उसने मुझे दूर से देखा, फिर उसने कुछ अजीब से इशारे किए जो मेरी समझ में ना आए। मैं नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। मैं आहिस्ता से उसके करीब पहुंच गया। क्या बात है गफूर? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता, गफूर ने बदहवास से लहजे में कहा। लेकिन उसके नज़दीक खड़े हुए आदमी मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए। ये लंबे कद के दो आदमी थे जो खासे बारोब नजर आ रहे थे। उनके साथ ही 4-5 आदमी और थे। तब लंबे कद के उस आदमी ने मुझसे सवाल किया कि तुम कौन हो? लंबे कद के आदमी ने नरम लहजे में सवाल किया था और गफूर का चेहरा फक हो गया। ओ, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। इस थैले में क्या है? उसने हंसते हुए पूछा। माल है जी, गफूर के लिए लाया हूँ। क्या बकवास करता है? कौन हो तुम? मुझे फंसाने के लिए ये हरकत कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, गफूर ने बुरी तरह बिफरते हुए कहा और मैंने हैरत से गफूर की शक्ल देखी। फिर कहने लगा, अरे क्या हो गया है आज तुम्हें? रोज़ाना ही तो मुझसे माल लेता है और आज कह रहा है कि मैं जानता ही नहीं तुम्हें। क्या आज माल नहीं चाहिए गफूर? अरे फिर वही माल। अच्छा खामोश रहो। लंबे आदमी ने गफूर की बात दरमियान में काट दी और फिर मेरे थैले की जानिब देखते हुए बोला, इसमें क्या है? बोतलें हैं जी जनाब। अच्छा ज़रा हमें भी दिखाओ, उस शख्स ने कहा और मैंने थैला पीछे हटा लिया। नहीं जी नहीं, ये गफूर की अमानत है। ओह भाई, हम भी तो गफूर के आदमी हैं, लाओ ज़रा। लंबे आदमी ने आगे बढ़कर थैला मेरे हाथ से छीन लिया। मैंने परेशान निगाहों से गफूर की जानिब दे रहा। उसका चेहरा न जाने क्यों तारीक हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। लंबे आदमी ने थैले में से बोतल निकाली और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह मेरे यार, तो ये माल तुम लाते हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा और बोतल अपने साथी की तरफ बढ़ा दी। गुड, इसका मतलब है कि इतला दुरुस्त थी। चलो भाई गफूर, नीचे आ जाओ। आज फंस गए और तुम्हारे फंस जाने से हमारे बहुत से काम बन जाएंगे। तुम भी आ जाओ भाई ज़रा सरवर, हमारे साथ चलो। मगर कहाँ, मुझे तो बहुत से काम हैं, उस शख्स ने कहा और अपने पीछे खड़े हुए आदमी को इशारा किया। दूसरे ही लम्हे उस आदमी ने मेरे और गफूर के हाथ में हथकड़ियाँ डाल दी। मैंने तअज्जुब से उन हथकड़ियों को देखा। सिर्फ सुना ही था कि डाकू और चोर किस्म के आदमियों के हाथों में हथकड़ियाँ डगाई जाती हैं,
लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरे अपने हाथ में हथकड़ियाँ लगाई गई थी और मेरे हवास गुम होते जा रहे थे। ये क्या है? मैंने खौफजदा होकर पूछा। अरे मेरे भाई, ये जेवर है, मर्दों का जेवर। चलो ले चलो उसे, इस लंबे आदमी ने कहा, और वो लोग हमें घसीटते हुए एक गाड़ी की जानिब ले जाने लगे। बोतलें में कब्जे में कर ली गईं। गफूरे की दुकान बंद करने की इजाज़त भी नहीं दी गई, अलबत्ता दुकान के कबाड़ भीड़ दिए गए। हाँ, उन लोगों ने अपना एक आदमी वहाँ खड़ा कर दिया। मुझे और गफूरे को हथकड़ियाँ पहनाकर वो एक नामालूम मंजिल की जानिब लेकर चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी जारी है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसका नेक्स्ट हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।